डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे दोस्तों, जो भी छात्र बीए या एमए के छात्र हैं या जो आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो संविधान का शुरुआत ही यहीं से होती है, तो इसलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। इससे पहले हम लोग जो रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, और जो 1781-84 को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं जो 1833 का चार्टर अधिनियम है उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम है यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये आपका ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी, यानी जो ये चार्टर है आपका, जो ब्रिटिश भारत के यानी ब्रिटिश के तहत यानी अंग्रेजों के तहत जितने भी कब्जे किए गए थे उसका केंद्रीकरण किया गया, सेंट्रलाइजेशन करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो आइए इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। तो इसकी विशेषताएं आपकी पहली विशेषता क्या है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अब तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वो आपका पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और ध्यान रहे इसके साथ ही कि जो पहले भारत के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड बेंटिक हुए, विलियम बेंटिक हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। यानी जो इस अधिनियम के तहत पहले विशेषता ये थी कि जो भी बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसे सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। यानी इस बार जो था जितने भी अंग्रेजों के द्वारा कब्जित या उनके जो प्रांत थे या उसके जो अधीन व्यवस्थाएं थी, राज्य थे, उस पर पूर्ण नियंत्रण किसका हो गया? ब्रिटिश सरकार का हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आपको याद रखना है कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। क्वेश्चन इसका दूसरी विशेषता क्या है इसकी? 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसकी जो द्वितीय विशेषता है, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। यानी जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर होते थे उनकी जो विधि यानी कानून निर्माण की जो शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। यानी इसके तहत तो ये था कि जो अब जो गवर्नर जनरल हुआ करता है भारत का, वो उसके पास संपूर्ण शक्ति हो गई, क्योंकि इससे पहले जो आपका बम्बई प्रांत था और मद्रास प्रांत, उसके गवर्नर को जो भी विधायी शक्तियाँ थी वो समाप्त कर दी गई। तीसरी विशेषता क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और ये भी है कि इस अधिनियम के तहत तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक रूप में एकाधिकार प्राप्त था, भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था, उसको समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर में तो कुछ समाप्त किया गया था, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार अभी भी कर सकते थे, लेकिन इस अधिनियम के तहत उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। बार बार आपसे पूछा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनियां कब प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करने लगी, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। फिर है इसी में इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चौथी विशेषता है इस चार्टर अधिनियम की अगली विशेषता है कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। यानी इस अधिनियम के माध्यम से भारत में जो भी लोक सेवकों की नियुक्ति थी उसके लिए अप्रत्यक्षी परीक्षा आयोजन करने का प्रारंभ किया गया। परंतु देखिए इसमें ये भी कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण बात है
किसने इस पहली बार ये दर्शाया कि अगर किसी भी भारतीय को कंपनी में कोई रोजगार या किसी पद को प्राप्त करना है तो उसके साथ किसी भी प्रकार से विभेदकारी नीतियाँ नहीं अपना जाएंगी। धर्म हुआ, जाति हुआ, लिंग के आधार पर से भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। लेकिन कंपनी तो चाहते थे, लेकिन कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था उसको, जितने डायरेक्टर्स थे उसके सदस्य, इनका भारी विरोध हुआ। इसी वजह से उसको वापस लेना पड़ा और इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसमें एक और चीज़ की व्यवस्था की गई कि इस आयोग के माध्यम से एक आपका जो विधि आयोग है, विधि आयोग की स्थापना की गई। और विधि आयोग के सदस्य के रूप में लॉर्ड मकाले को चौथा सदस्य बनाया गया। फिर एक जो इसकी महत्ता जो आपके सुभाष कश्यप है, संविधानविद है भारत के, तो उन्होंने 1833 के चार्टर अधिनियम को भारत के केंद्रीय विधानमंडल के क्या कहा, गंगोत्री कहा है। केंद्रीय विधानमंडल की गंगोत्री कहा है इस चार्टर अधिनियम के बारे में सुभाष कश्यप का ऐसा कमेंट है। इसके बाद आता है आपका चार्टर का 1853 का चार्टर अधिनियम, यानी जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है उसको पढ़ते हैं। इस अधिनियम की जो बात होती है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम और चौथा चार्टर अधिनियम है। इसकी विशेषताएं क्या हैं कि 1799 से देखिए 1799 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या पहली विशेषता है कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। यानी इस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की कौन सी विधायी शक्तियाँ होंगी और कौन सी प्रशासनिक शक्तियाँ होंगी, इसको अलग अलग कर दिया गया तथा इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। यानी इसकी सदस्य संख्या अब 10 कर दी गई, 10 से मिनिमम 10 कर दी गई। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद का गठन किया। यानी इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद कहते थे। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। तो इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और सबसे पहले कि संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल की स्थापना की बात कही गई। इसका मतलब ये है। दूसरी विशेषता देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम है। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मकाले समिति की नियुक्ति की गई। यानी इस अधिनियम के तहत जो सिविल सेवकों की भर्ती और खुली प्रतियोगिता का आरंभ या उसकी व्यवस्था की गई। इसमें भारतीय नागरिकों के लिए भी सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए उनको अनुमति या उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए गए। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इसने विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय सेवा नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व उसको प्रारंभ किया। फिर अगली विशेषता इसकी है कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। समझने की ये है कि इससे पहले भी जो भी चार्टर अधिनियम आते थे या एक्ट आते थे उसमें व्यवस्था कर दी जाती थी कि ये अधिनियम कितने वर्षों तक आगे काम करेगा। नहीं, जैसे कि
प्रत्येक जो चार्टर अधिनियम है 20-20 वर्ष तक के लिए उसको बढ़ाया जाता था या 20 वर्ष तक वो काम करता था। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम में इस प्रकार की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई कि ये अधिनियम कब तक काम करेगा, इसका अस्तित्व कब तक रहेगा। तो इससे अंदाजा यही लगाया गया कि अब ब्रिटिश जो सरकार है कभी भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। चौथी विशेषता देखिए 1853 के चार्टर अधिनियम की, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। यानी इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो जब केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई 20 मई 1854 को इसकी पहली बैठक की गई। तो दोस्तों ये था आपका 1833 और 1854 का चार्टर अधिनियम। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो 1858 के बाद से जो भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद के अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना ही छोटा सा छोटे छोटे बिंदु हम लोग जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि रिटन फॉर्म है। और बता दें ये जो भी है थियरी टाइप में, ऐसे जो संबंधित MCQs आएंगे वो बाद में आएंगे, आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।